विविध भारती। उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की। कार्यक्रम में अभिनेता और फिल्मकार टीनू आनंद बाड़वाजिद भारत के पेशावर में जन्मे थे। लंबे संघर्ष के बाद फिल्मी दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया टीनू आनंद के नाम से। टीनू आनंद को मिले फिल्मों के संस्कार अपने घर से। उनके पिता इंदरराज आनंद एक बड़े लेखक थे। इन्होंने लिखी राज कपूर की फिल्म आग, अनाड़ी और संगम। महान फिल्मकार सत्यजीत रे की निगहबानी में टीनू आनंद ने सीखे फिल्में बनाने के गुर। वो उनके असिस्टेंट रहे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने हिंदी यादों के उजाले बांटेंगे जाने माने अभिनेता और निर्देशक टीनू आनंद। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन और टीनू आनंद से बातचीत की है कमल शर्मा ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। शुरुआत हम आपके बचपन से करना चाहते हैं। कहाँ आपका बचपन बीता और उसके बाद पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई आपकी ज्यादातर? मैं जिस जगह को बिलोंग करता हूँ वो है पेशावर, नाउ पाकिस्तान। लेकिन जैसे लोग जानते हैं, हमारी हाफ द इंडस्ट्री जब आई थी, देन इट वाज कॉल्ड इंडिया। पार्टीशन होने के बाद में पाकिस्तान बना, लेकिन हम सब वहीं से आए हैं। और मेरे फादर, माय मदर, दे बोथ बिलोंग टू पेशावर। एंड फिल्म इंडस्ट्री से कैसे जुड़ा हूँ वो ये है कि मेरे फादर मिस्टर इंदरराज आनंद, पृथ्वीराज जी के 2 प्लेज उन्होंने लिखे थे जो हमने देखे हैं ओपेरा हाउस में। हर संडे मैं पहुंच जाता था, चाहे मैं जहां पे भी रहता था। मैं चेंबूर में रहता था 8 साल का था। बस पकड़ता था संडे को। आई हैड टू सी पापा जी's प्लेज बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मुझे मिला है विद थिएटर। फिल्म्स तो मेरे फादर ने लिखी हैं। जैसे राज कपूर की पहली फिल्म जो थी वो थी आग जी, वो मेरे फादर ने लिखी। उनकी एसोसिएशन बनी है अगेन फ्रॉम माय ग्रैंडमदर्स हाउस, बिकॉज इन अ वे यू कैन से मेरी ग्रैंडमदर जो थी वो पेशावर में उनका घर था और उन्होंने पृथ्वीराज जी को अडॉप्ट किया हुआ था। सो ही हैड अ सेकंड होम इन माय ग्रैंडमदर्स हाउस एंड दैट्स हाउ वी न्यू द कपूर फैमिली सो वेरी वेल, इतनी नजदीकी से। एंड देन मेरे फादर की एसोसिएशन विद राज कपूर साहब, आग, संगम। सो ऑल दिस कंबाइंड टुगेदर। उन्होंने 2 बहुत फेमस प्लेज लिखे थे पृथ्वीराज जी के, गद्दार एंड दीवार जी। और दीवार इंसिडेंटली तब लिखी गई थी जब सेंसरशिप थी। ब्रिटिशर्स प्लेज पहले देखते थे, सेंसर करते थे। एंड मेरे फादर ने बहुत क्लेवरली पार्टीशन के बारे में वीव किया हुआ था। ये कहानी 2 भाइयों की थी जो अलग कर दिए जाते हैं बाय अ फॉरेनर। फॉरेन औरत आ जाती है उस घर में और वो कैसे सेपरेट कर देती है और कैसे एक दीवार खड़ी कर देती है उसी घर में 2 भाइयों के बीच में। उन्होंने एक बहुत कमाल की चीज करी थी। जब ये पार्टीशन नहीं हुई थी तो मेरे फादर ने एक रफ लाइन ड्रॉ की हुई थी अक्रॉस इंडिया कि ये सेपरेशन जो होगा वो इस तरीके से होगा। एंड इट वॉज वेरी नियर दैट लाइन। भविष्य दृष्टा थे एक तरह से, उनको एक अंदाजा हो गया था। उनको अंदाजा ये नहीं था कि हमें, जैसे आपने कहा, वो दूर की देख सकते थे जी। उन्होंने जिंदगी भर, जब हम बच्चे थे, जब हम बड़े हो रहे थे, उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि हम फिल्म इंडस्ट्री ना ज्वाइन करें, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री को बहुत नजदीक से देख चुके थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके 2 बच्चे, मैं और मेरा भाई, फिल्म्स ज्वाइन करें। वो उनकी अपनी एक दृष्टिकोण थी, वो उनका एक अपना फीलिंग था। तो उन्होंने मुझे और मेरे भाई को, वी वर स्टिल वेरी यंग, मेरा भाई तो सिर्फ 5 साल का था और मैं शायद 9 या 10 साल का था, जब यहां से उठा के हमें अजमेर ले गए। अजमेर तब तक हमने सुना भी नहीं था कोई अजमेर ऐसी कोई जगह है, वहां पे कोई स्कूल है। लेकिन ये जानते थे, माय फादर न्यू, कि मेयो कॉलेज एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जहां पे अगर मैं अपने बच्चों को रखूंगा तो वो फिल्म इंडस्ट्री से बहुत दूर रहेंगे। लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी क्योंकि अल्टीमेटली हमने वही इंडस्ट्री ज्वाइन की जिसके अगेंस्ट लड़ रहे थे मेरे फादर। टीनू जी, अजमेर में क्या और भी कोई फिल्म परिवार के लोग थे, बच्चे थे? मेरे वक्त नहीं थे, लेकिन उसके बाद में कई बच्चे आए हैं फिल्म इंडस्ट्री के। सुरेश ओबेरॉय का बेटा जो है
विवेक, फिर रमेश बैल की बेटियां वहीं की पढ़ी हुई हैं, मेरी बेटियां वहीं पढ़ी हैं मेयो कॉलेज में। इनफैक्ट मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि मेरी बेटी हेड गर्ल बनी थी उसी इंस्टीट्यूट की, उसी स्कूल की। तो दीज आर थिंग्स विच यू डोंट फॉरगेट। एंड अल्टीमेटली वहीं पे आते हैं कि इतना दूर रखने के बावजूद हम वापस इंडस्ट्री में ही आए। इस पर और बातें करेंगे। यहाँ पर एक गाना आपकी पसंद का। मुझे आग का एक गाना बहुत पसंद है, जिंदा हूं इस तरह के गमे। जिंदा से आपके पिता की प्रतिभा की जो ऊष्मा है, उस आग को बहुत सारे उस दौर के फिल्मकारों ने महसूस किया और आपने खुद भी बताया। प्रकाश मेहरा साहब जो बड़े नामी एक फिल्मकार हुए हैं, उनके मुंह से भी मैंने उनका एक लंबा इंटरव्यू लिया था, उन्होंने खूब उनकी तारीफ की और उन्होंने भी ये कहा कि उनके करियर को बनाने में पापा का बहुत बड़ा योगदान था आपके। जी हाँ, क्योंकि कई डायरेक्टर्स, कई प्रोड्यूसर्स असिस्टेंट्स रह चुके थे जहां पे मेरे फादर ऑलरेडी काम कर रहे थे एज अ राइटर। जी, तो प्रकाश मेहरा जी भी वन ऑफ देम थे। बाद में प्रकाश जी जब मैं डायरेक्टर बन गया जी, तो उन्होंने एक मोमेंट ऑफ वीकनेस में मुझे कहा कि भैया तुम मेरी एक फिल्म डायरेक्ट करो। मेरे फादर को बहुत रिस्पेक्ट करते थे प्रकाश जी, एंड इनफैक्ट एवरीबडी हैड अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज माय फादर, एक चीज थी वो उन्होंने कभी किसी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, और शायद वही चीज उन्होंने मुझ में सुइयां डुबो के मार मार के मेरे में ये डाला था कि यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट इन दिस इंडस्ट्री एंड इट डजंट मैटर हु यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट। अगर आप सोचते हैं कि आप सही हैं तो आप वही स्टैंड लीजिए करिए कि मैं सही हूं। टीनू जी, क्योंकि फादर आपके बहुत नामी उस दौर के फिल्म राइटर थे, तो घर में क्योंकि फिल्म का लेखन बहुत अलग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई जो फिल्म में लिखता है उसको साहित्य का शौक ना हो, साहित्यिक किताबें वहां ना पढ़ी जाती हो, वर्ल्ड क्लासिक्स की बात ना हो। तो कुछ याद है आपको कि किस तरह का साहित्य आपके घर में आता था और कैसी चर्चा होती थी? देखिए, हमारे घर में मैं आपको बता दूं, मेरे फादर इन द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर उन्होंने बहुत स्ट्रगल की थी, और जो भी पैसे वो कमाते थे वो सिर्फ किताबों में खर्च करते थे। अपने बच्चों पे नहीं खर्च करते थे, अपनी बीवी पे नहीं खर्च करते थे, अपने घर के लिए नहीं खर्च करते थे। और कई साल, 17 साल तक तो हम जब से पाकिस्तान से आए थे, वी ऑल यूज्ड टू बी लिविंग इन अ वन रूम गेस्ट हाउस, और चेंज करते रहे हैं। मान ली कितने घर हमने चेंज किए हैं, लेकिन एक ही कमरे में रहते थे। मतलब घर खरीदा नहीं था आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं था। Whereas my mother came from a landlord family, one of the richest landlord families in Pakistan. जी, पाकिस्तान में, पेशावर में। दिलीप कुमार साहब ने मुझे एक बार ये कहा था। इनफैक्ट उन्होंने अपनी लैंग्वेज में पूछा, तो अपने नाने का घर देखे, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। फिर मुझे समझ में आया जब उन्होंने धीरे से कहा, तोड़ तोड़ के पूछा कि तुमने अपने नाना का घर देखा था? पंजाबी में जैसे नान के बोलते, नाने का घर देखा। तो मैंने कहा जी देखा क्या, मैं पैदा हुआ था लेकिन शायद 1 साल का था जब पार्टीशन हो गई और हम लोग चले आए थे बॉम्बे। तो उन्होंने बताया था कि डिस्क्रिप्शन दी थी हमारे घर की कि उसी रास्ते पे मेरे फादर का एक फ्रूट स्टॉल था, और हम जब जाते थे उस रास्ते पे हम रुक जाते थे इस घर के सामने, क्योंकि इसकी दीवारें एक फोर्ट्रेस की तरह थी, जैसे कोई पैलेस हो पीछे जी। और हमने कभी एंटर नहीं किया था उस एरिया में। हम हैरान ये होते थे कि यहाँ इस घर के अंदर 6 टेनिस कोर्ट है और एक स्विमिंग पूल भी है। तो मैंने कहा जी ये पहली बार मुझे मेरे फादर ने कभी नहीं कहा, मेरी मदर ने कभी नहीं कहा, ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप दे रहे हैं। आपने बताया कि एक रिश्ता जो कपूर परिवार से बहुत दूर का है, तो यहाँ पर उनका आना जाना होता था परिवार में? बहुत, जी हाँ, वो 3:30-4 बजे भी सुबह एक रात को हम सोए हुए थे, क्योंकि एक ही बेडरूम था हमारे पास में, तो हॉल में हम सोए हुए थे, मेरी मदर, मैं और मेरा भाई, और बेल बजी, और जब मैंने दरवाजा खोला तो राज कपूर साहब अपने हाथ बेल के ऊपर रखे हुए खड़े हुए थे, और बेल बजते जा रही थी। अच्छा। और हमारे घर में एक असूल था कि अगर हमारे फादर सो रहे हैं तो कोई उन्हें उठा नहीं सकता था, किसी ने उठा लिया तो उनको तो बस धज्जियां उड़ जाएंगी। और मैं जरा घबरा गया कि राज अंकल वो बेल के ऊपर हाथ रखे हुए हैं, सुबह 3 बजे। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल अंदर आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि तुमने संगम देखी है? तो मैंने कहा जी नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा, नीचे मेरा ड्राइवर है, हम रहते थे वार्डन रोड में जी, और चेंबूर में उनका स्टूडियो था। ड्राइवर के पास जाओ, गाड़ी में बैठो और जाओ देखो तुम्हारे फादर ने क्या कमाल किया है। मैंने कहा अभी? हाँ अभी जाओ बोलो, और वहां पे प्रोजेक्शनिस्ट होगा, उसकी फिक्र मत करो, जाओ और फिल्म देखो। पर एनीवे लकीली मैं उनको अंदर ले आया, फादर को जगाया, और सुबह 7:30 बजे वो हमारे घर से वापस गए। सैटरडे संडे डब्बू, चिंटू, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर या तो हमारे घर में आके रहते थे, वो छोटे से घर में, या हम उनके बड़े घर में जाके सैटरडे संडे काटते थे, बिकॉज दैट यूज्ड टू बी स्कूल हॉलीडेज। राज कपूर साहब की बात चली, संगम की बात चली, और
पापा का उस फिल्म से जुड़ाव था। तो यहाँ पर गाना राज कपूर साहब की फिल्म का या आप अपनी फिल्म का सुन? देखिए, मैं आपको एक गाने के बारे में बताता हूँ। हम लोग अगेन एक रात की बात है, जब हम सोए हुए थे, राज साहब के घर में थे हम लोग, डब्बू, चिंटू, मेरा भाई बिट्टू और मैं, हम लोग ड्राइंग रूम में सोए हुए थे। एंड ड्राइंग रूम में एक पियानो था। तो रात के 2 बजे थे। राज साहब वॉज नोन फॉर हिज नाइट्स मोर देन हिज मॉर्निंग्स। नोन फॉर हिज, उनकी रातें बहुत रंगीन होती थी। और रात के 2 बजे आए और मैं जब सोया हुआ था, मैं पियानो मैंने सुना और मैं जाग गया। तो मैंने देखा राज अंकल बैठे हुए पियानो पे एंड उनकी बेटी रीतू पियानो लेसन्स ले रही थी। वो भी जागी हुई थी और वो भी पियानो पे बैठी हुई थी। ये दोनों बैठे हुए थे और हम 4 सोए हुए थे। एंड राज साहब ने बताया कि बड़े मैं एक गाना रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, वो गाना सुनो, मुझे बताओ कैसे लग रहा है। तो हम चारों जाग गए। अब राज साहब वहां पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपने पियानो पे और वो गाना था दोस्त दोस्त न रहा। तो वो गाना अल्टीमेटली बिकेम अ वेरी बिग हिट। इट बिकेम अ वेरी वेरी important section of Sangam, क्योंकि that is when he has found the letters of someone who has written to his wife. तो the creation जब वो हुआ तो हम लोग मौजूद थे। होते रहते हैं कोई रात में इस तरह से दीवानों की तरह जैसे एक जुनून हो। जहाँ पे फिल्म का ताल्लुक था, राज साहब बहुत ही, जैसे आपने कहा पागल होता है आदमी जी, जहाँ फिल्मों के बारे में his own films, वो बिल्कुल पागल आदमी थे। आपने संगम उनके कहने पे फिर कब देखी? संगम हमने ट्रायल में देखी थी। उस दिन नहीं देखी, लेकिन जिस दिन ट्रायल हुआ फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उस दिन हमने जाके संगम देखा। उन्होंने पूछा आपसे कि कैसी लगी फिल्म? जी हाँ, वो हालांकि मैं उस किस्से के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा क्या हुआ उसके बाद जी। बहुत झगड़े वगड़े हुए थे। आपने कुछ कमेंट कर दिया था? नहीं, मैंने नहीं कमेंट किया था। हमें तो पिक्चर बहुत ही पसंद आई थी और हमने बार बार देखी है। हमने ये भी देखा था, प्रीमियर नाइट थी, अप्सरा सिनेमा एक नया थिएटर खुला था एंड संगम हैड ओपन देयर और पहली बार फिल्म हम देख रहे थे जिसमें 2 इंटरवल थे। सब लोगों ने राज साहब से ये कहा था कि भैया ये मत करो, ये 2 इंटरवल मत रखो, लोग वापस नहीं आएंगे। उन्होंने कहा फिल्म अच्छी होगी तो वापस आएंगे, वो बैठे रहेंगे 4 घंटे के लिए, कि आप 6 घंटे के लिए बैठेंगे। सो संगम हैड टू इंटरवल्स एंड इट वाज रिलीज्ड इन अप्सरा व्हिच वाज अ ग्रेट थिएटर। लोग आते थे थिएटर देखने के भी। तो टीनू जी, राज कपूर साहब दूसरे फिल्मकारों से किस मामले में अलग थे? आपके परिवार के सदस्य की तरह थे, एक इंसान और ऊपर से एक फिल्मकार। उनकी कौन सी बात उनको दूसरे फिल्मकारों से अलग करती है? देखिए, अजीब बात तो यह है कि जब मैंने डिसाइड कर लिया था, मेरे फादर को मालूम पड़ गया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा था पहले तो असिस्टेंट बनना पड़ेगा तुम्हें, और मेरे पास 3 दोस्त हैं जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो तुम उनके असिस्टेंट बन सकते हो। पहले तो है राज साहब, बिल्कुल नजदीक ही हैं, वो डेफिनेटली ना नहीं करेंगे तुम्हें। दूसरे सत्यजीत रे साहब जो मेरे बहुत अच्छे करीब दोस्त हैं, और तीसरे है फेलिनी साहब, फेडेरिको फेलिनी, जो इटली में है जी। तो जब इटली का नाम सुना तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा भैया ये इटली बहुत इंटरेस्टिंग है, फिल्म सीखेंगे फेलिनी के नीचे। फेलिनी इज अ वर्ल्ड फेमस नेम, सो इज ऑल्सो सत्यजीत रे एंड राज कपूर एंड, लेकिन इटली का मुझे जरा ज्यादा शौक पड़ गया था। तो मेरे फादर, उन दिनों में ये फोन कुछ 6 दिन लग जाते थे, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी फेलिनी को। फेलिनी ने एक चिट्ठी रिप्लाई किया कि इंदर तुम अपने बेटे को भेज सकते हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैं इटालियन बोलता हूँ, इंग्लिश तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, और मेरा यूनिट में कोई इंग्लिश नहीं बोलता। तो अपने बेटे को कहो कि वो इटालियन के लेसन्स, वो एक लिंग्वा फोन रिकॉर्ड्स आते थे, लिंग्वा फोन एक लैंग्वेज लर्निंग मशीन होती थी, वो करके तब आए। तो ये जब मैंने जो चिट्ठी पढ़ी तो मेरा नशा उतर गया ज्वाइनिंग फेलिनी को। मैं कोई और एक कोर्स नहीं करना चाहता था जी। तो मैंने रे साहब का नाम लिया। तो मेरे फादर ने कहा राज साहब को क्यों नहीं? मैंने कहा बिकॉज वी आर टू क्लोज, आई नो हिम फ्रॉम टू क्लोज अ क्वार्टर, आई डोंट वांट एनी फेवर्स, मैं कोई फेवर्स नहीं चाहता हूँ। आई लाइक टू बी ट्रीटेड एज एन असिस्टेंट, आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम द लोएस्ट रंग। तो मैं रे साहब को ज्वाइन करूंगा। तो मैं सत्यजीत रे साहब को मैंने ज्वाइन किया इन द ईयर ऑफ 1968 और मैं 5 साल उनके पास में रहा। टीनू साहब, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, हम चाहते हैं कि इस पर बात करेंगे, यहाँ आपकी पसंद का गाना हो जाए। एक टाइम आया था जब बख्शी साहब वॉज बिकमिंग वेरी वेरी पॉपुलर। मैंने कभी काम नहीं किया था बख्शी साहब के साथ में, लेकिन जो भी वो लिखते थे, देयर हैव बीन पीरियड ऑफ ग्रेट राइटर्स हु रोट ग्रेट पोएट्री, लेकिन उनको समझने में जरा टाइम लगता था। देयर केम अ टाइम व्हेन Anand Bakshi was born, who wrote lyrics which were very easily understandable, which were easily picked up. I'm not saying कि वो कुछ कम इंटेलेक्चुअल थे फ्रॉम अदर राइटर्स या दूसरे राइटर्स इनसे जरा कुछ ज्यादा ही, ये नहीं बात है। बात ये है कि हिज लैंग्वेज
वॉज इजिली अंडरस्टैंडेबल एंड उसके बाद में तो मैंने काम किया बख्शी साहब के साथ में, लेकिन वो गाने के बारे में जो बात कर रहे हैं वो ये है कि सत्यजीत रे साहब पर आने के पहले एक बार फिर से पिता के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय जबकि कोई स्कूल नहीं था हिंदुस्तान में फिल्म का, और ये तमाम लोग जिन्होंने इतनी बड़ी इमारतें खूबसूरत सिनेमा के रूप में खड़ी की हैं, मैं इनको पायनियर मानता हूं, जिन्होंने स्क्रीन प्ले क्या होता है, डायलॉग क्या होते हैं और कैसी सिचुएशन उसके हिसाब से क्या सीन तैयार किया जाना चाहिए, ये उसके एक बड़े आदर्श थे, बड़ा उनका नाम था, और वो बहुत सारे लोगों के लिए, नए राइटर्स के लिए रोल मॉडल भी थे, और फिल्मकार भी उनको बहुत चाहते थे। उनसे आपने क्या सीखा? सिनेमा की कौन सी महत्वपूर्ण बात जो आपको अपने पिता से मिली? मेरी पूरी आई थिंक बुनियाद जो है, मेरा फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि मेरे फादर बहुत स्ट्रांग आदमी थे। उनकी लैंग्वेज, वो किसी भी महफिल में चले जाते, इट डिडंट मैटर कहाँ पे गए हैं वो, लेकिन वो अपने स्पीच से, वो अपने एक लैंग्वेज से, वो अपनी नॉलेज से वो पूरे ऑडियंस को कैप्टिवेट कर लेते थे, चाहे वो फिल्म की पार्टी हो, चाहे वो राइटरों के बीच में बैठे हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस के बीच में, लेकिन वो तब भी सुनते थे क्योंकि हिज नॉलेज वाज एब्सोल्युटली लिमिटलेस। लैंग्वेज के बारे में ये था कि मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ मेरे फादर का, और ये मेरा, जैसे मैंने राइटरों के बारे में कहा, आनंद बख्शी जी साहब के, साहिर लुधियानवी साहब, मजरू साहब, मेरे फादर डायलॉग लिखते थे तो पोइट्री साउंड करती थी, डायलॉग्स में पोइट्री होती थी जी। और हम लोग नए जनरेशन के बच्चे थे, तो मैंने एक दिन जब वो हमारे फिल्म के डायलॉग लिख रहे थे तो मैंने कहा, डैड हो सके तो प्लीज जरा सिंपल लैंग्वेज में डायलॉग लिख दीजिए ना, क्योंकि हम स्कूल कॉलेज वाले जो हैं, हमारे कान जरा स्ट्रेन करने पड़ते हैं ये डायलॉग को सुन के उसको हजम करने के लिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही थी, उन्होंने कहा, बेटे तुम किसके साथ काम कर रहे हो? मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा, तुम्हारा हीरो कौन है? मैंने कहा, अमिताभ बच्चन। उन्होंने कहा, बेटे अमिताभ बच्चन वो शेर है इस फिल्म इंडस्ट्री का, अगर वेजिटेरियन चीज दोगे खाने के लिए प्लेट में, वो थूक देगा। मैंने सडनली रियलाइज किया मेरे फादर मुझे क्या कह रहे थे। मुझे ये कह रहे थे कि व्हेन द मैन नोज द लैंग्वेज, व्हेन ही कैन स्पीक डायलॉग्स, तो यू हैव एन एस अप योर स्लीव। जब वो डायलॉग बोलता है तो लोग ताली मारते हैं। बिल्कुल सही है। तो मैंने कई बार अमिताभ को भी कहा है, मैंने कई बार अपने दूसरे राइटरों फ्रेंड्स को भी कहा, आई हैव बीन वेरी लकी कि अमिताभ के साथ में हमने कुछ 4 फिल्में डायरेक्ट की हैं मैंने जी। और कई बार हुआ है कि हमारे झगड़े भी हुए हैं, डायलॉग के ऊपर झगड़े हुए हैं, और कोई झगड़ा नहीं होता। उसके बारे में बताइए जरूर। ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें डायलॉग को लेकर के उनके साथ में आपकी बहस हुई, झगड़ा हुआ? मेरे फादर ने 2 पिक्चरें लिखी, दोनों पिक्चरों में झगड़ा हुआ था, कालिया, शहनशाह। लेकिन बहुत अच्छी बात है, शहनशाह तो आपने डायरेक्ट की? डायरेक्ट भी किया, कालिया भी मैंने डायरेक्ट किया, और उन्हीं में डायलॉग पे झगड़ा हुआ था विद अमिताभ। एंड एक डेफिनेट बात है अमिताभ में भी कि वो अपना ईगो को अपने काम के आगे नहीं आने देते हैं, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है अमिताभ बच्चन में। क्या बात है। स्क्रीन प्ले के जो शहनशाह आपके पिता इंदर राजानंद साहब ने 2 फिल्में लिखी, और उसमें वाकई फिल्म इंडस्ट्री के शहनशाह जो हैं उन्होंने काम किया, और आपको उन्हें निर्देशित करने का मौका मिला। हम अमिताभ बच्चन साहब से जुड़ी कुछ और बातें आपसे जानना चाहते हैं। कितने टफ हैं या कितने सरल हैं डायरेक्शन के मामले में एक डायरेक्टर के लिए? देखिए, अब मुझे ये नहीं मालूम कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर में क्यों था। लोग कहते हैं कि वो सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए था कि तुमने 7 हिंदुस्तानी जिसमें तुम काम कर रहे थे वो रोल छोड़ के अमिताभ बच्चन को मिल गया था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब्बास साहब हमारे बहुत नजदीक थे, और मैं उनके साथ में काम कर रहा था छुट्टियों के वक्त। तो वो एक फिल्म बना रहे थे 7 हिंदुस्तानी। 7 हिंदुस्तानी में मुझे कहा था, उनको मालूम था कि ये फिल्म में काम जरूर करना चाहता है, तो उन्होंने कहा तुम काम करोगे? तो मैंने 1 सेकंड में खड़ा हो गया जी, मैंने कहा बिल्कुल बनेंगे, एक्टर बनेंगे। और क्योंकि और भी 6 लोग थे तो आई वाज वन ऑफ देम, तो उन्होंने मुझे एक रोल दे दिया था पोएट का। हमने काम शुरू कर दिया, रोज शाम को अब्बास साहब के यहाँ पे ऑफिस में मीटिंग होती थी, डायलॉग रीडिंग। तो एक हमारी गर्लफ्रेंड थी, दोस्त थी इसलिए गर्लफ्रेंड बोल रहा हूँ, गर्लफ्रेंड वैसे नहीं थी। वो दिल्ली से आई हुई थी, मॉडलिंग कर रही थी, मेरे घर आती रहती थी। अब्बास साहब ने उसे देखा तो उन्होंने कहा कि ये काम करेगी पिक्चर में? तो हमने उससे पूछा, उसने कहा जरूर करूंगी, तो वो भी साइन हो गए। अब उन्होंने जब ये डायलॉग सेशंस अटेंड करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि इसमें 1-2 रोल्स हैं, और तब उन्होंने, नीना सिंह ने मुझे एक तस्वीर दी, एक लड़के की थी, लंबे लड़के की, विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर खड़े हुए थे, पोज कर रहे थे, और उनका अगर हो सके तो ये अब्बास साहब को दिखा दो, और ये कलकत्ते में काम करते हैं और ये एक्टिंग का बहुत शौक है इनको, क्या अब्बास साहब ऑडिशन ले लेंगे इनका? तो मैं अब्बास साहब के पास में गया और मैंने कहा जी अब्बास अंकल ये एक नीना सिंह के दोस्त हैं,
अगर हो सके तो ऑडिशन ले लीजिए इसका। तो पहले चिल्ला के बोले कि ऑडिशन अगर होगा खुद आएगा, अगर कलकत्ते में रहता है तो खुद आएगा यहाँ पे, मैं कुछ पैसे नहीं देने वाला हूँ। और उसका गारंटी ये नहीं है कि कलकत्ते से आके मैं उसको काम दे दूंगा, ये बिल्कुल नहीं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, राजी है ये। अमिताभ बच्चन ऑडिशन के लिए अब्बास साहब के पास में आए, हमारे साथ में डायलॉग की सिटिंग्स होने लगी, रिहर्सल्स होने लगी, और इतने में मुझे एक चिट्ठी आ गई रे साहब की कि मैं पिक्चर शुरू कर रहा हूँ, गोपी गायन बागा बायन, 1968 की बात है, और तुम चाहते थे मेरा असिस्टेंट बनो तो आ जाओ तुम। तो मैं अब्बास साहब के पास में कहा, मैं कहा जी ये एक्टर तो रिटायर कर रहा है, मैं तो जा रहा हूँ असिस्टेंट बनने, क्योंकि मुझे चांस मिल रहा है रे साहब को ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा अब्बास अहमद साहब की अगर हम बात करें, उनका आखिरी पन्ना आता था, जर्नलिस्ट भी थे और बहुत सारी फिल्मों के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। राज कपूर साहब की कई फिल्में उन्होंने की, लेकिन उन्होंने भी बड़ा ऑफ बीट सिनेमा बनाया, वो भी तो एक बहुत बड़ा नाम थे। तो उनको छोड़ करके अगर आप जाना चाह रहे थे तो उसके पीछे क्या था? मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा जी, और मैं जानता था कि मेरा जो है पैशन जो है वो डायरेक्शन की तरफ है, और मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका था रे साहब के पास में। ये अलग बात थी कि उनकी पिक्चर शुरू हो रही थी, साथ हिंदुस्तानी भी शुरू होने वाली थी, तो मैं तो जानता था मैं रोज अपनी शक्ल देखता हूँ, मैं तो एक्टर थोड़ी ना बन सकता हूँ। तो मैं अब्बास साहब से मैंने ये सिर्फ हाथ जोड़ के ये कहा कि आपने मुझे चुना था, लेकिन मैं आई ऑब्वियसली वांट टू बिकम अ डायरेक्टर। तो मैं चला गया कलकत्ते, और वो जो रोल मैं कर रहा था वो अमिताभ को फाइनली मिला। अब हम कलकत्ता जाएंगे, लेकिन उसके पहले चूंकि अमिताभ बच्चन साहब पर आकर के हमारी बात रुकी थी, तो हम अमिताभ बच्चन साहब आपकी फिल्म गाना, देखिए जिस गाने पे हमने बहुत काम किया था वो था टाइटल सॉन्ग शहनशाह का, लेकिन उसके साथ में एक और गाना हम लोग काम कर रहे थे जो बहुत बड़ा हिट हुआ, वो था जाने दो मुझे जाना है। ये गाना जो है दिन रात काम करने के बाद हमने रिकॉर्ड किया, लेकिन जब असली रिकॉर्डिंग हमारे कानों में आई हमें लगा कि भैया ये वो बात नहीं बनी है इसमें। हमने स्क्रैप किया, फिर से म्यूजिक डायरेक्टर अमर हमारा म्यूजिक डायरेक्टर था, अमर उत्पल, उनको बिठाया और पूरा ट्रैक फिर से चेंज किया। वर्ड्स वही थे लेकिन ट्रैक चेंज किया, उसको बिल्कुल मॉडर्न बीट दे दी थी, एंड दैट बिकेम अ सुपर डुपर हिट। ये जो चेंज था ये आपने अकेले या सब मिलकर? नहीं, सब मिलके। मेरा म्यूजिक डायरेक्टर भी जो बहुत ही एक फसी म्यूजिक डायरेक्टर है, वो अरेंजर रह चुके हैं प्यारे साहब के, इवन ही वॉज वेरी फसी कि ये चीज वो नहीं बनी है जो हम बनाना चाहते थे। मैं माफी चाहता हूँ, लेट मी वर्क ऑन इट अगेन, एंड वी वर वांटिंग द बेस्ट ट्रैक, इसलिए ये हुआ क्या हमने कहा स्क्रैप कर देते हैं, तुम नए पर तैयार कर। चूंकि म्यूजिक की बात है और म्यूजिक फिल्म का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण गंभीर हिस्सा है, तो म्यूजिक की अगर मैं बात करें खास उसे गाने की, तो आपके लिहाज से उसमें कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? कौन सी चीज जो है उसकी अपील करनी चाहिए? एक चीज नहीं होती है जी, उसके लिरिक्स होते हैं, उसका एक सर्टेन फॉर्म होता है जो म्यूजिक डायरेक्टर भी लेके आता है, चाहे आपने भी कहीं से कुछ ना कुछ सुना होगा जो आप भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फाइनली इट्स एन एमलगमेशन ऑफ आइडियाज विच आर पुट इनटू वन फॉर्म, दैट इज म्यूजिक। वो लिरिक्स में भी आपको अपील करना चाहिए, वो म्यूजिक एक मेलोडी होती है, मेलोडी भी अपील करनी चाहिए, एंड यू मस्ट चेंज विद द टाइम्स वेयर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो आर बीइंग यूज्ड, ताकि वो अपने समय की भी पहचान बने, उसका भी हस्ताक्षर बने। वो ये सारी चीजें। और आप कोलकाता चले गए। लेकिन सत्यजीत रे साहब की जो चिट्ठी आई, उसके पहले पापा की चिट्ठी जा चुकी थी। मेरे फादर ने अपील किया था, राज साहब की बेटी की शादी थी, बीच में रे साहब आए थे, और उस पार्टी में भी बात हो रही थी। राज साहब ने कहा था कि मेरे बेटे को तुम लॉन्च कर दो, रणधीर कपूर को, रे साहब से कहा था, और मैं आपकी पिक्चर फाइनेंस कर देता हूँ। शायद हिस्ट्री चेंज हो जाती अगर ये होता, लेकिन उस दिन रात को रे साहब को होटल में एक फोन आ गया था, एक यंग लड़का कलकत्ते में इज रेडी टू फाइनेंस हिज फिल्म, बंगाली यंग बॉय बिलोंगिंग टू अ वेरी फेमस फिल्म फैमिली ओनली, फाइनेंशियर्स थे वो, और ये उनकी सेकंड फिल्म होने वाली थी, और इन्होंने सुना था कि रे साहब इज लुकिंग फॉर फाइनेंस विच नो वन इज प्रिपेयर्ड टू गिव, एंड ही स्टूड अप एंड उसने कहा कि आप आ जाइए, पैसा रेडी है आपके लिए। और वो पिक्चर थी गोपी गायन, जिसमें मैं जाके असिस्टेंट बना था। तो बातचीत तो हो रही थी, बातचीत वहां वेडिंग में भी हुई थी जी। तो उन्होंने कहा था मैं किसी चीज पे काम कर रहा हूँ टीनू, जिस दिन रेडी हो जाएगा मैं चिट्ठी भेज दूंगा, तुम चले आना। तो उस बात को भी कुछ 4-5 महीने हो गए थे। उधर राज कपूर साहब ने भी जो अप्रोच की थी सत्यजीत रे साहब को, उनका तो सिनेमा ही अलग है, राज कपूर साहब का सिनेमा अलग है। वो चाहते तो अपने बेटे को अपनी फिल्म से लॉन्च करते। नहीं, आइडिया तो वो ये भी था कि भैया वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर
जिसको फाइनेंस की जरूरत है, जी, अगर मैं उनको उनका वो फाइनेंस दे देता हूं तो शर्त मेरी ये है कि वो मेरे बेटे को एक्टर बनाए अपनी पिक्चर में। तो दिस इज अ टोटली डिफरेंट इशू, इट डिड नॉट टेक प्लेस। तो कोलकाता जब आप गए, वो जो मुलाकात हुई इस फिल्म के सिलसिले में, वहां से मैं चाह रहा हूं कि आप उसके बारे में बताइए, कैसे मिले? और सबसे पहले तो डिस्क्वालिफिकेशन था मेरा, क्योंकि मैं जब यहां से निकला हूं 2 दिन लग गए थे मुझे 3rd क्लास कंपार्टमेंट में। उस वक्त इतना टाइम लगता था ट्रेन से। वहां इलाहाबाद गया था मैं, एंड जब मैं वहां पे पहुंचा तो मैंने फोन किया मेरे फादर को कि मैं पहुंच गया हूं, बस अभी रे साहब को मिलने जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा बेटे वापस आ जाओ, क्योंकि ये जो जर्नी तुमने ली है, बीच में मुझे चिट्ठी आ गई है रे साहब की। रे साहब की रिक्वेस्ट ये है कि बिकॉज दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बजट फॉर अ फिल्म टू बी मेड बाय मी, मैं जो फिल्म बना रहा हूं, मेरा प्रोड्यूसर कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी 6 असिस्टेंट्स हैं, 7वें असिस्टेंट के लिए वो तैयार नहीं है, उसको पैसे देने के लिए, उसके खाने के लिए, उसको ले जाने के लिए, क्योंकि ये पिक्चर राजस्थान में बनने वाली है, शूटिंग बहुत राजस्थान में होगी, आउटडोर शूटिंग बहुत है, तो तुम टिन्नू को मत भेजो। यू नो, इट वाज सच अ हार्ट ब्रेक कि यहाँ पे मैं एक्टिंग को खत्म करके वहां पहुंचा और डायरेक्टर बनने के लिए, असिस्टेंट बनने के लिए। और रे साहब कह रहे मत आओ। तो मेरे फादर ने कहा जब तुम कलकत्ते पहुंच ही गए हो, उनको फोन कर लो, जाके मिल लो, एंड मिलने के बाद में टिकट ले लो अपना वापस आने के लिए, वापस आ जाओ, क्या प्रॉब्लम क्या तुम? जी जी, नेक्स्ट पिक्चर में करेंगे। तो मैंने रे साहब को फोन किया, मैंने कहा मानिका मैं टीनू बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बंगाली में बोला, उरी बाबा तुम ये शिगे छो मतलब कि तुम सर आ गए हो? मैं कहा हाँ जी, चिट्ठी नहीं मिली थी, चिट्ठी तो कल मेरे फादर को मिली है, मैं तो ट्रेन में था, और क्या करूं मैं? तो उन्होंने कहा नहीं कल एक काम करो, आके मिल तो लो मुझे, ऐसे मत चले जाना, आओ चाय वाय पियो मेरे साथ में। तो उन्होंने कहा कितने बजे उठते हो तुम? मैंने कहा जी जब आप बोलेंगे मैं पहुंच जाऊंगा। उन्होंने 8 बजे आ जाओ। अब वो कलकत्ते में उस वक्त बहुत सर्दी पड़ती थी, 1968 की बात कर रहा हूं मैं, और सुबह सुबह मुझे बुला रहे हैं 8 बजे, उसके लिए 6 बजे मुझे जागना पड़ेगा। मैं जागा 6 बजे, 7:45 बजे पहुंच गया था उनके घर, लेकिन बेल नहीं बजाई जब तक 8 नहीं बजे, उनके सीढ़ियों पे बैठा रहा, और जब बेल दबाई तो रे साहब ने खुद दरवाजा खोला। और रे साहब की पर्सनैलिटी एक ऐसी थी जी, कि आदमी चकाचौंध रह जाता। हमने तो बहुत लड़कियों को भी देखा जो बिल्कुल चारों खाने चित हो जाती थी उनको देख के, तो मैं तो बिल्कुल अपना। हैरानी बात ये थी कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में पैदा हूं, आज तक फिल्म वालों ने कभी दरवाजा अपना खुद नहीं खोला है, और यहाँ पे सत्यजीत रे वर्ल्ड रिनाउंड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जी, राइटर, म्यूजिशियन, वो खुद दरवाजा खोल के खड़े हुए हैं। तो पहला इंप्रेशन ही आप? पहले मैं तो बिल्कुल बेहोश हो गया था। दोनों ने आओ, तो उन्होंने बंगाली में कहा कि टीनू ऐसे चाय ने दो। उनकी आवाज ऐसी थी, बाप रे बाप। तो मैंने कहा बैठो टीनू, एक काम करो तुम जरा 15-20 मिनट मुझे एक्सक्यूज कर दो, मैं कुछ खत्म कर रहा हूँ, तो मुझे 15-20 मिनट लगेंगे। तो गए अपने डेस्क पे और टाइपराइटर यूज करते थे उस वक्त, और टाइपराइटर पे कुछ टाइप कर रहे थे, और मैं देखता रहा हूँ। मैंने कहा यार अगर मेरे को 20 मिनट बिठाना ही था तो आधा घंटा मुझे और सोने देते, वो आधे घंटे के बाद में बुला लेते मुझे। 20 मिनट के बाद में वो खड़े हुए, उन्होंने अपना स्टेपलर ढूंढा, 6-7 पेजेस थे, उन्हें स्टेपल किया और लाके मेरे सामने रख दिया। तो मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा मानिका? तो हाँ टीनू, मैंने ये सोचा कि तुम आ गए हो यहाँ पे। मैंने कहा तुम्हें रख नहीं सकता हूँ, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि देख लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे, एक रोटी कम खा लेंगे हम लोग, तुम्हें दे देंगे वो रोटी। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट तुम शुरू हो जाओ, काम करना शुरू कर दो। तो इसलिए मैं आज 4 बजे उठाऊं, और बंगाली में क्योंकि मैं पिक्चर बना रहा हूँ, तुम्हें तो समझ में ही नहीं आएगा क्योंकि बंगाली तुम बोलते नहीं हो, और बंगाली में मेरा सारे डायलॉग सब बंगाली में है, ताकि तुम यूनिट के एक मेंबर बन जाओ। मैं 4 बजे से आज इंग्लिश में सिनॉप्सिस लिख रहा हूँ पर सीन का, तो मेरे आंखों में तो अभी भी मैं जब ये नरेट करता हूँ मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अ मैन ऑफ दिस स्टेचर हु कैन नॉट अफोर्ड अ 7th असिस्टेंट, वो 7th असिस्टेंट के लिए 4 बजे सुबह जागता हूँ। यहाँ पे ये असिस्टेंट साला कंप्लेन कर रहा था कि मुझे 20 मिनट पहले क्यों बुला लिया। ये मैंने एक स्पीच दी थी कलकत्ते में उनकी डेथ एनिवर्सरी पे जी, एंड काफी बड़े लोग वहां पे बैठे हुए थे। मिस्टर गांगुली जो राइटर थे बहुत फेमस, सुनील गांगोपाध्याय जी। तो मैंने कहा था वो जो 6 या 7 पेजेस हैं जो रे साहब ने मुझे लिख के दिए थे उस सुबह, आज जब मुझे ठंड लगती है या मैं अकेलापन महसूस करता हूँ तो मैं वो 6 पेजेस को चादर की तरह ओढ़ लेता हूँ। मुझे उनकी वार्मथ मिलती है, उनका प्यार मिलता है, मुझे सुकून मिलता है। विश्व के इतने महान फिल्मकार के लिए यहाँ पर एक गाना
उनकी स्मृति को समर्पित करते हैं आपकी पसंद का। एक चारुलता भी है जिसमें वो एक किशोर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे थे जाने माने निर्देशक और अभिनेता टीनू आनंद। आपसे बातचीत की कमल शर्मा ने। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी गणेश शिंदे और यशवंत तहसीलदार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज पिटारा लाया था उजाले उनकी यादों के।